बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है केमिकल साइनाप्सिस। कल दो डिवीजन पढ़े थे कि साइनाप्सिस के दो टाइप से, एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनाप्सिस, दूसरे को कहते हैं केमिकल साइनाप्सिस। तो पहले केमिकल साइनाप्सिस पढ़ेंगे। सही है। तो यहाँ पर जो है ना केमिकल साइनाप्सिस के जनरल इस तरह एनाटॉमी के बारे में जिक्र किया गया है कि जो केमिकल साइनाप्सिस, पहले इसको केमिकल साइनाप्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मैसेंजर होता है, इसका इन्फॉर्मेशन जो चीज़ ट्रांसफर करते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं और उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो फिर इसके एनाटॉमी के बारे में क्या किया गया है कि ये कहा गया है कि जिस जो दो एक जंक्शन होती है, सही है, दो मेम्ब्रेन्स का, एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है। जिस मेम्ब्रेन को इन्फॉर्मेशन आते हैं और वो दूसरी को देते हैं उसको बोलते हैं प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, वो ये वाला होता है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और आगे ट्रांसफर करेगा फिर उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन होती है ये मोस्टली एक्सॉन का होते हैं और पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन मोस्टली डेंड्राइट्स होते हैं। सही है। फिर ये बात की गई है कि इनकी दरमियान जो एक स्पेस बन जाता है 20 to 30 नैनोमीटर होता है, ये इसको कहते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट। सही है। फिर उसके आगे यहाँ पर ये बात की कि दोनों की जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर होते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो जो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन की डेंसिटी बढ़ती है उसके अंदर ग्रुप्स बन जाती है, उन ग्रुप्स की उसको वेसिकल कहते हैं और उन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। सही है। इसके अलावा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेल्स होते हैं और कैल्शियम के लिए चैनल्स होते हैं। जबकि पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्म में डेंसिटी होती है वहां पर एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स बन जाते हैं इस तरह नीचे, और इन नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स को कहते हैं सब साइनाप्टिक वेब। सही है। तो ये बात की गई। फिर उसके आगे क्या गया है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो में तो ये एक स्मॉल जोन होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, जो कि हमें ये स्पेस दिखाई देते हैं और ये दोनों भी माइक्रोस्कोप में सही तरह दिखाई नहीं देते। सही है। तो फिर इसकी जो आगे डेवलपमेंट होता है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी जगह में ये रिक्वायर्ड होता है ये डेवलप हो जाते हैं, अगर किसी जगह में ये रिक्वायर्ड नहीं होता ये रिडंडेंट हो जाते हैं, मतलब ये कम हो जाते हैं। सही है। तो ये किस चीज है, ये हेल्प करते हैं लर्निंग इन मेमोरी ऑफ नर्वस सिस्टम, वही बात की गई है। फिर इसके बाद आगे कहा गया है कि जो प्रिंसिपल न्यूरो ट्रांसमीटर है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूरॉन हैं ये उसको रिलीज करते हैं। इसके अलावा डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लाइसिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, गेबा, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, सब्सटेंस पी, ग्लूटामिक एसिड, इनकेफेलिन, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन एक बात बोला गया है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहां पर जो एक्सॉन होते हैं वो एक मसल्स को सप्लाई करता है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वहां पर मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ऑल न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन यूज एसिटाइलकोलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा ये तो वही दूसरा वाला साइनाप्टिक क्लिफ्ट है जहां पर एक एक्सॉन और डेंड्राइट साइनाप्सिस करते हैं, तो यहाँ पर भी मेनली एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होते हैं, लेकिन जो दूसरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी रिलीज होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है यहाँ पर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। तो ये एक्शन किस तरह होते हैं, सबसे पहले जब इस तरह एक्शन पोटेंशियल आता है, जो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ तक यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो जब ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम आयन उसके अंदर जाते हैं। जब इसके अंदर कैल्शियम आयन्स जाते हैं तो ये जो साइनाप्टिक वेसिकल होते हैं ये इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं और रिलीज करते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर को इस साइनाप्टिक क्लिफ्ट की जो स्पेस है यहाँ पर। इस जो साइनाप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं इसके मूवमेंट और इसको रिलीज करने के लिए जो एटीपीज रिक्वायर होते हैं वो क्या देते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही वही एटीपीज इसको देते हैं। तो जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस हो जाते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनाप्टिक क्लिप्स हो जाए। जब ये साइनाप्टिक क्लिप्स हो जाए तो में आ जाए न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं और ये किस चीज से अटैच होते हैं, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन से। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करते हैं। सही है। तो फिर यहाँ पर भी क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो उन चैनल्स पर डिपेंड करते हैं कि ये क्या करते हैं कि उन चैनल्स को ओपन कर देते हैं। तो जब ये चैनल्स ओपन हो जाए या तो एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो एक्साइटेटरी, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था ये एक्साइटेटरी था। सही है। और जो जब डिक्रीज हुआ तो ये इनहिबिटरी था। जो यहाँ पर दो नाम दिया गया है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनाप्टिक पोटेंशियल एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनाप्टिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक दो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिया गया है। एक को बोला गया है कि जो एसिटाइलकोलिन है वही है, दूसरे को ग्लूटामेट बोला है। सही है। और जो कि इनहिबिटर के बारे में बोला गया है उसको लिखा गया है गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, वही बोला गया है। अब ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटर कैसे होगा, अगर ओवरऑल इफेक्ट इस तरह हो कि वहां पर सोडियम की चैनल्स खुल जाए तो सोडियम के इन्फ्लक्स अंदर मेम्ब्रेन में जाएगा, जब अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ ये निगेटिव हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन का होगी तो ये मेम्ब्रेन जो है ना ये डिपोलराइज हो जाएगा और इम्पल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू कंडक्ट करेगा एंड तक।
अगर दूसरी तरफ ओवरऑल इफेक्ट हाइपर पोलराइजेशन हो या डीप या पोलराइजेशन हो, मतलब वहां पर अगर कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाए तो कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, बाहर आएंगे। जब कैल्शियम बाहर आएंगे तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव। या इसके अंदर अगर ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन Cl माइनस अंदर जाए, ये चैनल ओपन हो जाए, ये अंदर की तरफ इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन करते हैं, तो अंदर की तरफ फिर से निगेटिव हो जाएगी मेम्ब्रेन। जब अंदर की तरफ से निगेटिव हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की अगेन ये इनहिबिटर होगा, क्योंकि अंदर की तरफ निगेटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये यहाँ तक की स्टोरी थी। इसके आगे फिर ये टॉपिक आता है न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फैट। न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रीब्यूशन में ना इस तरह के दो ग्रुप्स दिए गए हैं। अब जो जिस रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन एक्ट एज रिसेप्टर करेगा, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन करेगा, उसको कोलिनर्जिक बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप वो है कैटेकोलामीन, जिसमें दो है फिर डिस्कस किया, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। इसमें एपिनेफ्रिन भी आते हैं, लेकिन एपिनेफ्रिन का डिस्कशन बुक में नहीं है। तो एसिटाइलकोलिन मोस्टली ऑल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जितने भी होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। अब रिंशाउ सेल एक ऐसे सेल है जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। वह जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं उन पर इसका एक इनहिबिटरी एक्शन होता है, सही है। और हाइपोकैम्पस जो कि सीएनएस में ही है, उसमें जो एसेंडिंग रेटिकुलर पाथवे है, हमारे जो ब्रेन सिस्टम है उसमें एक फॉर्मेशन जिसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, उससे एक एसेंडिंग वेव जाती है हाइपोकैम्पस को, सही है। तो उसमें इसके रिलीज हो, इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होते हैं। इसके अलावा एफेरेंट फाइबर्स जो विजुअल और ऑडिटर पाथवे को जाते हैं ना हाइपोकैम्पस से, उनमें भी जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होते हैं वो एसिटाइलकोलिन होते हैं, सही है। फिर दूसरी तरफ है कैटेकोलामीन के ग्रुप में दो डिस्कस किए, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। जो नॉरएपिनेफ्रिन है जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होंगे वहां पर रिलीज होंगे, और हाइपोथैलेमस सीएनएस में जो हाइपोथैलेमस है वहीं पर। इसके अलावा जो डोपामिन होंगी बेसल गैंग्लिया, ये भी सीएनएस में बेसल गैंग्लिया होते हैं, मेनली जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो भी, और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर इन दोनों की मतलब जब ये रिलीज हो गए साइनेप्टिक क्लिप में ये मतलब रहेंगे तो फिर भी नुकसान है, मतलब जब ज्यादा देर के लिए रहेंगे तो इनकी जो इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या है, इसको लिमिट करने के लिए, इसके एक्टिविटी के लिए कुछ मैकेनिज्म है। तो वो किस तरह है, जो एसिटाइलकोलिन के लिए है उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये क्या करता है कि इट डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलिन, सही है। तो वहां से मतलब एक्सेस में हमारे साथ एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लिप में नहीं रहते। जबकि जो कैटेकोल में दो कैटेगरी तीन चीजें आती है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, तो वो क्या कहते हैं कि वो वेसिकल इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बैक टू द प्रीसाइनेप्टिक क्लिप। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन इन फैट्स में ये लिखा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर, सही है। तो एक तो हमारे पास था न्यूरोट्रांसमीटर जो डायरेक्टली किया था, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था उसके रिसेप्टर पर अटैच होकर उसको का जो एक्शन था उसको मॉडिफाई कर देता, उसमें जो या इनहिबिटरी एक्शन था उसका या एक्साइटेटरी। लेकिन न्यूरोमॉड्यूलेटर ये भी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होते हैं उससे ही रिलीज होता है, और वहां पर भी ये विजिकल में होता है। या तो विजिकल में ये अकेले ही विजिकल में होगा, इसका विजिकल जो होते हैं वो अलग सेपरेट होंगे, या ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ ही एक ही विजिकल में रहेगा, सही है। तो इसका क्या मतलब इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन ये है कि जाकर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको मॉड्यूलेट करते हैं, उसको बदलता है, सही है। लेकिन किस चीज के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। इसका इफेक्ट जो होता है ये ऑलवेज इनडायरेक्ट होता है, सही है। लेकिन कैसे इनडायरेक्ट होता है, ये एक सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम कर देते हैं, और ये कोई एग्जिस्टेंस में मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन करता है न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। वो किस तरह करते हैं, जो ये यहाँ पर अगर हम देखें, ये यहाँ पर सेलेट से एक न्यूरोमॉड्यूलेटर रिलीज हुआ, तो वो क्या करते हैं उसके साथ एक सेकंड मैसेंजर होता है, मतलब जस्ट लाइक जी प्रोटीन्स, जो गुआनिन निकोटीन बेंडिंग प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, वो आकर इस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं। तो इस रिसेप्टर में एक ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो उसके लिए या तो एनहांस करता है एक्टिविटी, और या ये रिसेप्टर क्या करते हैं उसके लिए एक्टिविटी को डिप्रेस कर देता है, सही है। तो इस तरह ये इस रिसेप्टर का एक्टिविटी चेंज कर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, सही है। तो अल्टर द रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू न्यूरोट्रांसमीटर एंड दस मॉडिफाई एंड मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, सही है। तो ये इसका मेनली इस तरह होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट एज मतलब न्यूरोमॉड्यूलेटर काम करता है, जिस तरह की एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, और इसके एग्जांपल जो है ना वो मेनली है हिस्टामिन एंड एडेनोसिन। और इनके लिए जो सेकंड मैसेंजर होते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है ये टेबल में, जी प्रोटीन का ब्लड रिसेप्टर, मतलब जी प्रोटीन के साथ ये कोऑर्डिनेट होकर जाता है, रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, और ये हेमोस्टेसिस में ही काम करते हैं। और इसका मेन मकसद क्या होता है, ये पोटेशियम या कैल्शियम की चैनल्स को ओपन या क्लोज करेगा, और इस तरह ये या तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा।
फिर आ जाता है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में भी उसी तरह प्री एनफोर्स साइनाप्टिक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर जो साइनाप्टिक क्लिप का जगह होती है, स्पेस होता है, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो केमिकल साइनाप्स था वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व था, यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं था। वहाँ पर जो डायरेक्शन आपको एक्शन पोटेंशियल था वो यूनिडायरेक्शनल था, प्री से फोर्स में जाता था। यहाँ पर बहुत डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर जो गैप होता है, गैप जंक्शन होते हैं, वहाँ पर चैनल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिजिंग चैनल्स। इसके जरिए आयन डायरेक्टली एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूरोग्लिया। सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 टाइप सेल थे, एक सपोर्टिव सेल थी, दूसरी जो थी वो एक्साइटेटरी सेल थी। एक्साइटेटरी सेल न्यूरॉन है, सपोर्टिव सेल है वो 4 टाइप से 4 टाइप्स जो है उसमें एक एस्ट्रोसाइट्स आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट माइक्रोग्लिया इन एपेंडाइमा, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी 2 अलग टाइप है, एक सैटेलाइट है और दूसरा स्क्वान सेल है। ऐसी है। तो इसमें सबसे पहले फिर आ जाता है एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट्स के जो होते हैं स्मॉल सेल बड़े होते हैं और इसकी भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं ऑल डायरेक्शन में। फिर इसकी 2 टाइप से, एक को कहते हैं फाइब्रस, दूसरे को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। सही है। तो ये जो फाइब्रस होती है ये व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रे मैटर में पाया जाता है। ये जो इसकी जो प्रोसेस है एक्सटेंशन वो पास होते हैं बिटवीन द नर्व फाइबर्स, जो दूसरी नर्व्स होते हैं उनके फाइबर्स के दरमियान पास होती है, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक जो होते हैं वो जो सेल बॉडीज होते हैं नर्व के उनके दरमियान पास होती है। दूसरा इसकी जो प्रोसेस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं और स्मूथ होते हैं और इतना ज्यादा ब्रांच नहीं होती, जबकि प्रोटोप्लाज्म का जो होते हैं वो शॉर्ट, थिक और ज्यादा ब्रांच होती है। दूसरा इसकी जो सेल बॉडी होती है उसमें फाइब्रस की उसमें बहुत ज्यादा फिलामेंट होती है, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक में बहुत कम फिलामेंट्स होते हैं। देखिए जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं इसकी जो फूड प्रोसेस होते हैं इस तरह एक्सटेंशन, उसके आखिर में एक एक्सपेंशन होती है इस तरह, जहाँ ये कैपिलरीज पर पड़ा है, तो इसको कहते हैं पेरीवास्कुलर फीट ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। से तो ये इसके अलावा दूसरे मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, जिस तरह की यहाँ इसकी जो फूड प्रोसेस इस तरह एक 3 मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो एक जगह 2 जगह पर इस मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक जो आउटसाइड पायामीटर होता है और उसके नीचे जो सीएनएस के सब्सटेंसेस होते हैं उनके दरमियान में इस तरह एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं आउटर ग्लाइल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक जो वेंट्रिकल होते हैं उसके लाइन क्या होता है एपेंडाइमल सेल में, तो उसके नीचे भी इस तरह एक लेयर बनाते हैं, उसको बोलते हैं इनर एपेंडाइमल सेल। ये सारे सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की दोनों में ये दोनों लेयर्स ये बनाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्स होते हैं उसकी जो नोड ऑफ रेनवेयर होते हैं उन सारी जगह पर ये इस तरह का एक लेयर बनाते हैं, मतलब इसको इन्वेलप कर देते हैं। से फिर आ जाता है इसका फंक्शन। पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इन्वेलप करते हैं, तो उसके लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अलावा ये जो गैप जंक्शन होते हैं वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं जो आयंस वगैरह होते हैं उनका डायरेक्ट एक सेल से दूसरी सेल में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह यहाँ गैप जंक्शन में ये पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आयन को बगैर मिले हुए ये एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियो होते हैं वहाँ पर ये न्यूरॉन सेल के माइग्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सही। फिर दूसरी बात ये कि ये जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा एंड ग्लूटामिक एसिड है उसकी इफेक्ट को लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं गैप जंक्शन में। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये बहुत सारा पोटेशियम आयंस अपने अंदर लेते हैं, जो रिपीटेटिव फायरिंग अपने न्यूरॉन होते हैं, मतलब रिपीटेटिव स्टिमुलेशन अपने न्यूरॉन होते हैं, इसकी वजह से ये उसको भी उसमें भी हेल्प कर देता है। सही। तो ये जितने भी प्रोसेस ये थी जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स थे उसके प्रोसेस। फिर आ जाते हैं जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, जो ग्लाइकोजन इसमें स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में एन लैक्टेज में, और ये कब कन्वर्ट हो गया जब इसको नॉर एपिनेफ्रिन की न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाए उसकी रिस्पांस में ये वो रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा इसका एक पेगोसेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अपने अंदर जो डेड न्यूरॉन्स होते हैं वो लेकर सेल बॉडी में जाकर एक्सक्लूड कर देते हैं। सही। इसके अलावा इसमें जो होते हैं ना एक मेटाबोलाइट के लिए एक कंडक्टिव मटीरियल है, रॉ मटीरियल ऑफ मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए या न्यूट्रिशन के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि इसका एक प्रोसेस ऑफ पेरीवास्कुलर फीट कैपिलरी पर होते हैं, दूसरे केस पर होते हैं न्यूरॉनल सेल बॉडीज पर, तो यहाँ से इजीली ये ट्रांसफर कर दे, मतलब एक किस्म के पाथवे है। सही है। इसके अलावा एक प्रोसेस के बारे में कहा गया है कि रिप्लेसमेंट ग्लोयोसिस, तो जहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी न्यूरॉन्स वगैरह को स्क्लेरोसिस हो जाए या इस्कीमिया हो जाए तो वहाँ के न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। जब डेड हो जाते हैं तो वहाँ का स्पेस खाली रह जाते हैं, तो वहाँ पर ये एस्ट्रोसाइट जाकर डिवाइड हो जाते हैं, प्लोरिपोरेट हो जाते हैं और वो जगह स्पिल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लेसमेंट ग्लोयोसिस प्रोसेस। सही है। अब इसके अलावा ये जो एस्ट्रोसाइट है ये नर्व फाइबर को कवर कर देते हैं, इन्वेलप कर देते हैं। जो आसपास में जो दूसरे नर्व्स होते हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल होते हैं, तो वो इसको ट्रांसफर नहीं होती, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, इसको इंसुलेट कर देता है। सही है। इसके अलावा क्या होता है कि जो साइटोकाइन एक मटीरियल है जो जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाए, मतलब कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, तो उस टाइम ये रिलीज कर देता है और ये एक मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं कि दूसरे जो माइक्रोपेजेस वगैरह है उसको भी इन्वाइट करते हैं, तो ये मतलब इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ट्रोपिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, लाइक ग्रोथ फैक्टर वगैरह, जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनकी जब जरूरत पड़ जाए तो इनकी ग्रोथ और
डिवीजन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, मतलब ये एक कैपिलरी है, उसके ऊपर इसने एक लेयर बनाया, तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर में भी इसका एक फंक्शनल लेयर होता है, सही है। फिर इसके बाद आ जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इसके जो सेल बॉडी होते हैं वो स्मॉल होते हैं और उसका फ्यू एक्सटेंशन होती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोसाइट्स। इसके अलावा इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें किसी किस्म की फिलामेंट्स नहीं होती। ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन ये है कि ये जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको माइलिनेट करते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं वहां पर माइलिनेशन करता है, श्वान सेल करता है। एक जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है उसका एक प्रोसेस जो होते हैं वो सिर्फ बिटवीन द टू इंटरनोड स्पेस होते हैं वहां पर इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एक सेल जो होते हैं वो बहुत सारी मतलब बहुत सारी नोड्स रणवीर के दरमियान जगह सेगमेंट्स को माइलिनेट कर सकता है। क्या तो ये क्या करता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो ट्रैक्ट्स होते हैं उसको एक इंसुलेटिंग कोट प्रोवाइड कर देता है, सही है। फिर एक जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं इनके 7 प्रोसेस होते हैं ऑलमोस्ट, जबकि अनलाइक स्क्वांचिल मतलब स्क्वांचिल में इस तरह नहीं होती। और ये क्या करता है कि सेवरल इंटरनोडल सेगमेंट को माइलिनेट कर सकता है, सही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर दिया गया कि 60 इंटरनोडल सेगमेंट्स, जबकि जो स्क्वांचिल होते हैं वो सिर्फ एक इंटरनोडल सेगमेंट को माइलिनेट कर सकते हैं एक स्क्वांचिल से, ये। फिर इसके बाद कहते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं ये इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको सराउंड नहीं कर सकता। फिर जो जब एम्ब्रियो 16 वीक के हो जाते हैं तब इसकी जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, माइलिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जब चाइल्ड आ जाता है और बच्चा जो होता है वो चलने लगता है तब इसकी माइलिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, सही है। फिर इसके बाद क्या है कि ये एक क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट है, तो ये इसकी सेल बॉडी है, सही है। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ एक्सटेंशन है, डिफरेंट 3 नर्व फाइबर्स को इंसुलेट किया है एक सेल ने, ये भी करेगा इस तरह डिफरेंट। और ये जो सेल बॉडी होती है इसको भी कवर कर देते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन की बायोकेमिस्ट्री कंपोजिशन है उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है, सही है। तो इसकी 2 फंक्शन हो गई, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन, दूसरा बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूरॉन। फिर आ जाता है माइक्रोग्लिया, ये दूसरी टाइप ऑफ सेल है। ये जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर इसका देखें तो ये जो हम दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल है उससे अलग है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एपिडर्मिस की डेरिवेटिव नहीं है, सही है। ये क्या है, ये मैक्रोपेजेस है आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनकर ये माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग द फीटल लाइफ टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है और ये स्कैटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इससे भी ब्रांचेस निकलते हैं जिससे फर्दर स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, सही है। ये क्लोजली रिलेट करते हैं माइक्रोपेजेस से। फिर इसके बाद ये कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई डैमेज हो जाए किसी ट्रॉमा की वजह से या इस्केमिक इंजरी हो या कोई डिजीज हो लाइक अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एड्स वगैरह, तो उस टाइम ये क्या हो जाते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्लोरिफरेट हो जाते हैं, इनके नंबर ज्यादा हो जाते हैं, सही। फिर जो ये माइक्रोग्लियल सेल है, मेनी ऑफ दीज न्यू सेल आर मोनोसाइट्स, मतलब मोनोसाइट मैक्रोपेज का एक फॉर्म होती है जैसे इसके ओरिजिनेट होती है, सही है। तो ये मोनोसाइट के फॉर्म में माइग्रेट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्लड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। फिर इसके फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्थी हो, नॉर्मल हो, तब ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब कोई डिजीज की प्रोसेस हो तब ये एक्टिव होते हैं। मतलब ये एक इम्यूनिटी का एक सेल है, तो इम्यूनिटी में ही ये रिस्पॉन्स कर दे, तो इसकी वजह से इसको जब इनएक्टिव होते हैं इसको रेस्टिंग माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ जाए ये प्लोरिफरेट होते हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। मतलब जो फॉरेन बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आई होती है उसका आईडी कार्ड शो करके दूसरी जो टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है वगैरह जितनी भी है उनको इनवाइट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ताकि हेल्प करे इसको, जो फॉरेन बॉडी आई हुई है उसको बॉडी से एक्सक्लूड करने में उसकी हेल्प करे। और फिर इसके बाद आ जाते हैं एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल जो होते हैं ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें कैविटीज होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो उस वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं, जिस तरह की ये एक वेंट्रिकल है उसके अंदर ये एपेंडाइमल सेल इसको कवर करती है ब्लू कलर में, सही है। तो फिर इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, सही है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये या तो क्यूबाइटल शेप में होंगे और या कॉलमनर शेप में होंगे, और इन पर ऊपर क्या होंगे, सीलिया होंगे या माइक्रोवेलाई होंगे, सही है। ये जो सीलिया होते हैं ये मोटाइल होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सीएसएफ प्रोड्यूस होते हैं उसकी मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं। और इसका जो बेस होते हैं हमने बताया कि ये जो जब इसके बीनेथ क्या होते हैं, इनर ग्लाइल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होते हैं, तो इसका जो बेस होते हैं वो उसी मेम्ब्रेन पर रहते हैं। फिर इनके डिफरेंट टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक को कहते हैं एपेंडेमोसाइट्स कहते हैं, दूसरे को कहते हैं पेनिसाइट्स कहते हैं और तीसरे को कहते हैं कोराइडल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, सही है। तो सबसे पहले इसकी ये जो एपेंडेमोसाइट्स है इसके फंक्शन के बारे में, एक तो इसका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन क्यों है कि इस पर माइक्रोविलाई है तो ये सबके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा इसकी जो
सील है ये जो सीएसएफ की मूवमेंट है उसको उसके सर्कुलेशन में मतलब हेल्प कर देते हैं। सही है, तो इसके ये दो मेन फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं कि लाइंस द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, और जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कार्ड में उसको भी उसमें भी सीएसएफ होते हैं तो उसको भी लाइन करते हैं। और जो गैप जंक्शन जो होते हैं वहां पर भी ये क्या करते हैं कि फ्री कम्युनिकेशन विद सीएनएस इंट्रासेलुलर स्पेस में, मतलब जो सीएनएस में इंट्रासेलुलर सेल्स के दरमियान स्पेस होते हैं उसका भी इस कैविटीज के साथ कनेक्शन बनाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं तो जो तल वेंट्रिकल होते हैं वो हाइपोथैलेमस की इस तरह सेंटर पर पड़ा रहता है। सही है, तो और इस जगह को बोलते हैं हाइपोथैलेमस इमिनेंस। सही है, तो वहां पर जो फ्लोर पड़ा होता है ये वो तल वेंट्रिकल का फ्लोर को लाइन कर देता है। और ये जो सेल्स होते हैं इनकी साथ बेसल प्रोसेस होते हैं। तो ये मीडियन इमिनेंस के जो एंड फिट होते हैं उसकी कनेक्शन को हाइपोथैलेमस के साथ बनाता है। से फिर इसके बाद आ जाता है कोलाइडल सेल। तो ये जो कोलाइडल फ्लेक्सेस होते हैं, मतलब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होते हैं उसके अंदर एक आर्टरी आती है और फिर अंदर इस तरह एक क्रिस क्रॉस फॉर्म होकर फिर निकलती है एज अ वेन। तो जो आर्टरी आती है उसको कोलाइडल आर्टरी बोलते हैं, जो निकलती है उसको कोलाइडल वेन होते हैं। और अंदर के जो इस तरह एक कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में मिक्सचर बन जाती है, इसको कहते हैं कोलाइडल फ्लेक्सेस। तो ये कोलाइडल फ्लेक्सेस के ये जो ब्लू लाइन है ये वही सेल्स है। तो ये कोलाइडल एपिथेलियल कोर, द कोलाइडल फ्लेक्सेस द साइड इन द बेस। फिर यहाँ पर क्या गया है कि ये जो होते हैं इन सेल के दरमियान जो जंक्शन होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं। जब ये इनके दरमियान जंक्शन जो बहुत टाइट होते हैं तो ये यहाँ जो सीएसएफ होते हैं वो यहाँ से लीक नहीं कर सकता। और इसके यहाँ पर भी इसका फंक्शन ये बताया गया है कि जो हमारा एपेंडिमोसाइट्स होते हैं ये जो सीएसएफ के सर्कुलेशन होते हैं उनमें बहुत मदद करते हैं ब्रेन और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड दोनों में, क्योंकि जो सीलिया भी इस पर भी होते हैं ये वो सीलिया भी बीट करके इसके मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं। और एक एब्जॉर्बिंग फंक्शन है सीएसएफ की। तो ये कौन सी सेल की थी, ये जो पहले टाइप ऑफ सेल थे एपेंडेमोसाइट्स उसके फंक्शन है। फिर इसके बाद टेनिसाइट के फंक्शन आ जाए तो ये क्या कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम है जिसको कहते हैं हाइपोप्लीजियल फोर्टल सिस्टम, HPS। तो ये एक ब्लड वेसल का सिस्टम होता है। ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है उसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वही सेल्स है और ये तल वेंट्रिकल है, ये कैपिलरीज है। तो ये इस तल वेंट्रिकल की इस साइड पर और उस साइड पर क्या है, इस तरह हाइपोथैलेमस पड़ा रहता है, उसके बीच में तल वेंट्रिकल है और उससे सील जाकर वो कैपिलरीज को जॉइन कर देते हैं। तो इसके जरिए क्या हो जाता है, फिर जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स वगैरह आकर ब्लड में शामिल हो सकते हैं। सही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये इस तरह जो हार्मोन प्रोडक्शन है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। फिर इसके अलावा आ जाते हैं कोराइडल एपिथेलियल सेल्स। तो वही जो थर्ड नंबर है, तो वो जाहिर बात है वो सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ जो होते हैं उसमें हेल्प कर देते हैं। कोराइड फ्लेक्सेस जो सीएसएफ बनाता है और प्रोडक्शन करते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। है और दूसरा जो लीकेज जब सीएसएफ होते हैं कोराइड फ्लेक्सेस उसको रोकता है क्योंकि इसमें क्या है बहुत टाइट जंक्शन है। फिर इसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल से उनके दरमियान एक स्पेस बन जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो हर जगह पर होता है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये तो ये इसका जो अंदर का ये स्पाइनल कैनाल है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल, तो इसमें भी सीएसएफ होते हैं। फिर इसके यहाँ पर ये फोरामेन्स होते हैं, उसके जरिए जाते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस में जो पायमेटर और एरेक्नाइड मेटर के दरमियान होते हैं। तो ये बात बताते हैं जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं ये कंटिन्यूस होते हैं जो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है इसमें भी, और जो आउटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इर्द गिर्द जो सब एरेक्नाइड स्पेस होते हैं उसमें जो सीएसएफ होते हैं उसके साथ भी ये कंटिन्यूस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन दोनों का एक कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल वगैरह, इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जाते हैं सीएसएफ के अंदर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है। सही है, और जो सीएसएफ सब एरेक्नॉइड स्पेस को आता है ये लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम आते हैं और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से 3 फोरामेन्स के जरिए ये बाहर जाकर सब एरेक्नॉइड स्पेस में शामिल हो जाते हैं। सही है, फिर ये बात कहे कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वहां पर जो कैपिलरीज होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये उनको इनपरमिएबल होते हैं ड्यू टू एंडोथेलियल सेल लेयर, तो वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाते हैं। ये आखिरी टॉपिक था सेकंड चैप्टर का। थैंक यू सो मच।